हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको क्लास 11th 12th बीबीए बीकॉम और एमबीए के जितने भी अकाउंटिंग के पेपर हैं उनकी सीक्वेंस में कंप्लीट लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है, जिसे मैंने इजीएस्ट पॉसिबल वे में पढ़ाया है विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल। तो इन लेक्चर वीडियोस का फायदा उठाइए और इनकी हेल्प से पढ़ना शुरू करिए। और कोई डाउट हो ना या कोई फीडबैक देना हो, देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। राइट, ओके। हम लोगों का लेबर कंट्रोल का टॉपिक चल रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने लेबर टर्नओवर रेट डिटेल में डिस्कस किया था। देखा था कि लेबर टर्नओवर रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन से 3 मेथड्स हैं लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेट करने के। तो बताइए कौन से 3 मेथड्स हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए और मुझे बताइए व्हाट आर द 3 मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग लेबर टर्नओवर रेट। तो 3 मेथड से सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड एंड फ्लक्स मेथड। ठीक है, वो तीनों ही मेथड हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी किया था। वैसे अगर वो वीडियो आपका मिस हो गया हो तो कोई बात नहीं, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। राइट, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम वेज पेमेंट मेथड या कह लीजिए लेबर्स रिमनरेशन, ये हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सब टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं फॉर वेज पेमेंट। जो लेबर्स को जो वेज दी जाती है तो वो हम कौन कौन से मेथड से दे सकते हैं। तो पहला है सबसे टाइम वेज सिस्टम, दूसरा है पीस वेज सिस्टम और तीसरा है बैलेंस ऑफ डेब्ट सिस्टम। ठीक है, ये जो तीनों ही मेथड्स हैं, इनके क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो डिस्कस करेंगे। और उसी पे बेस्ड आज के लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। राइट, तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। तो अभी मैंने बताया था 3 मेथड होते हैं, टाइम वेज सिस्टम, पीस वेज सिस्टम और बैलेंस ऑफ डेब्ट सिस्टम। ठीक है, लेबर्स को जो भी वेजेस दी जाती है उसको देने के 3 तरीके हो सकते हैं, टाइम वेज सिस्टम, पीस वेज सिस्टम एंड बैलेंस ऑफ डेब्ट सिस्टम। राइट, तो चलिए अब एक एक करके डिटेल में हम देखते हैं इन्हें। टाइम वेज सिस्टम। तो टाइम वेज सिस्टम क्या है, ये वो वेज सिस्टम है जिसमें वर्कर को वेज दी जाती है अकॉर्डिंग टू द टाइम फॉर विच दे वर्क। जितने घंटे वर्कर काम करता है उतने घंटे के हिसाब से या पर डे के हिसाब से या पर मंथ के हिसाब से, यानी टाइम के हिसाब से जब वर्कर को वेजेस दी जाए तो दैट इज कॉल्ड टाइम वेज सिस्टम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए कोई वर्कर है जिसने 8 घंटे काम किया है। ठीक है, वो 8 घंटे डेली काम करता है और उसका जो वेजेस डिसाइड किया है फैक्ट्री ने वो है 2 रुपए पर घंटे के हिसाब से। तो ये जो वर्कर है इसका रिमनरेशन कितना आएगा, वर्कर का जो डेली का रिमनरेशन आएगा दैट विल बी 8 आवर्स काम करता है, 2 रुपए पर घंटे के हिसाब से दिया जा रहा है, तो वर्कर का रिमनरेशन आएगा 16 रुपए। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो जब भी वर्कर को रिमनरेशन दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जितने घंटे उसने काम किया है उसके बेसिस पे जब उसे वेजेस पे की जाए तो उसी को कहा जाता है टाइम वेज सिस्टम। ठीक है, चलिए एग्जांपल बताती हूँ। जैसे सपोज करिए आपकी कोई फैक्ट्री है, इमेजिन करिए आपकी कोई बड़ी सी फर्नीचर की फैक्ट्री है। ठीक है, जहाँ पे खूब सारे फर्नीचर बनते हैं। तो आपने अपनी फैक्ट्री में बहुत सारे कारपेंटर रखे हुए हैं, फर्नीचर बनाने के लिए कारपेंटर चाहिए होंगे। ठीक है, तो आपने अपनी फैक्ट्री में बहुत सारे कारपेंटर रखे हुए हैं, जिसमें जो कुछ कारपेंटर हैं, ठीक है, उनको आप टाइम के हिसाब से, कुछ मतलब कह लीजिए परमानेंट कारपेंटर है जिनको आप टाइम के हिसाब से अगर वेजेस देते हैं। आपकी जो फैक्ट्री है वो सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक खुली रहती है। ठीक है, और कुछ जो कारपेंटर है आप उनको टाइम के हिसाब से वेजेस देते हैं, यानी अगर वो वर्कर आया है और 8 घंटे काम कर रहा है तो आप उसको डेली का डेली वेजेस दे रहे हैं या मंथली सपोज करिए वेजेस दे रहे हैं। ठीक है, तो दैट विल बी टाइम वेज सिस्टम। ये टाइम वेज सिस्टम है क्योंकि आप उस कारपेंटर को घंटे के हिसाब से या पर डे के हिसाब से वेजेस दे रहे हैं। ठीक है, तो ये टाइम वेज सिस्टम है। अब ये जो टाइम वेज सिस्टम है इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहला फायदा क्या है टाइम वेज सिस्टम का, सिंप्लिसिटी। ये जो टाइम वेज सिस्टम है ना, ये समझना बहुत आसान है। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट फॉर द कंपनी। कंपनी जब वेजेस कैलकुलेट करती है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत आसान है कैलकुलेट करना। अगर वर्कर आया है काम पे तो उसकी एक फिक्स जो भी वेजेस है
वो बनेगी, और अगर नहीं आया है काम पे, छुट्टी है, तो उसकी वेजेस नहीं बनेगी। तो बहुत ही आसान है कैलकुलेट करना, ठीक है। यहाँ पे वर्कर ने कितना प्रोडक्शन किया है, कितने यूनिट्स बनाई है, इन सब का ध्यान नहीं रखना है। तो इट इज ईजी टू कैलकुलेट और इजी टू अंडरस्टैंड भी। ये जो सिस्टम है इसको समझना भी बहुत आसान है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। दूसरा इस मेथड का फायदा क्या है? स्टेबिलिटी इन वेजेस एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी। इसका क्या मतलब है? क्योंकि यहाँ पे जो वेजेस हैं, जो लेबर को जो वेजेस मिल रही हैं, दैट इज नॉट रिलेटेड विद द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ वर्क डन। लेबर कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है और जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा है, यहाँ पे वेजेस का उससे कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे वेजेस मिल रहा है टाइम के बेसिस पे, ठीक है। तो इसलिए देयर इज ए स्टेबिलिटी इन वेजेस। अगर वर्कर काम पे आया है और उसने 8 घंटे काम किया है तो उसकी वेजेस क्या है? स्टेबल है, फिक्स है। तो देयर इज अ स्टेबिलिटी इन वेजेस, ये अच्छी बात है। एंड देयर इज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द वर्कर। ये जो वर्कर है इसमें क्या रहता है? एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी बनी रहती है, ठीक है। उसे पता है कि वो अगर काम पे गया है, 8 घंटा काम किया है, तो उसको एक फिक्स वेजेस मिलनी है। तो दिस इज द सेकेंड एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज क्या है? क्वालिटी प्रोडक्शन। क्योंकि यहाँ पर जो वेजेस है वो फिक्स है, टाइम वेज सिस्टम में वेजेस फिक्स है, घंटे के हिसाब से या पर डे के हिसाब से वेजेस मिलनी है। तो वर्कर कोई हरी में नहीं है, कोई जल्दबाजी में नहीं है। वो क्या करेगा? वो क्वालिटी प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। दिस इज द थर्ड एडवांटेज। वर्कर क्वालिटी प्रोडक्शन करेगा, अपना जो टैलेंट है उसका बेस्ट पॉसिबल यूज करके क्वालिटी प्रोडक्शन करेगा। तो ये तीसरा फायदा है। चौथा फायदा क्या है? यूनिटी इन लेबर। जो लेबर्स हैं उनमें क्या होगा? यूनिटी रहेगी। क्यों रहेगी? एक फीलिंग ऑफ यूनिटी रहेगी लेबर्स के बीच में। क्यों रहेगी? क्योंकि ये जो मेथड है ये कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं करता है बिटवीन इफिशिएंट वर्कर एंड इनएफिशिएंट वर्कर। देखिए, अगर आपकी फैक्ट्री है, कई वर्कर हैं, तो सारे वर्कर एक जैसे तो होंगे नहीं। कुछ एफिशिएंट वर्कर होंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, ठीक है। कुछ थोड़े से इनएफिशिएंट वर्कर भी होंगे, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये डिस्टिंक्शन नहीं करता है एफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट वर्कर के बीच में, कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता है। सब अगर काम पे आए हैं, सबने अगर इक्वल टाइम काम किया है, तो सबको बराबर वेजेस मिलेगी। तो इससे क्या होता है? वर्कर्स के बीच में एक फीलिंग ऑफ यूनिटी आती है, ठीक है। एक एकता, एक ग्रुप फॉर्म होता है वर्कर्स के बीच में, ठीक है। तो ये इसका चौथा एडवांटेज है। और जनरली जो फैक्ट्रीज में जो ट्रेड यूनियन होते हैं ना, वो यही मेथड प्रेफर करते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी फैक्ट्री में यही वेज पेमेंट का यही मेथड फॉलो हो, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड है इसके कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहला नुकसान है कि यहाँ पे क्योंकि कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है एफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट वर्कर के बीच में, तो ये अच्छी बात नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इससे क्या होता है? डिसकंटेनमेंट, डिससैटिस्फैक्शन होता है अमंग द एफिशिएंट वर्कर। एक वर्कर है, आपकी जो फैक्ट्री है जहाँ कारपेंटर काम कर रहे हैं, एक वर्कर है जो एक दिन के 3 फर्नीचर बना रहा है, 3 टेबल्स बना रहा है। बट एक दूसरा वर्कर है वो एक दिन में केवल एक टेबल बना रहा है। तो क्या बताइए, ये जो 3 टेबल बना रहा है जो कारपेंटर, वो क्या सेटिस्फाइड रहेगा? और दोनों को वेजेस बराबर मिल रही हैं। दोनों को वेजेस एक दिन का 50 रुपए, एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों को वेजेस एक दिन का 50 रुपए मिल रहा है। तो क्या ये जो वर्कर जो ज्यादा काम कर रहा है, एक दिन के 3 टेबल बना रहा है, क्या वो वर्कर सेटिस्फाइड होगा? नहीं, वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। उसमें क्या होगा? डिसकंटेंटमेंट होगा, डिससेटिस्फैक्शन होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके एफर्ट को प्रॉपरली रिवॉर्ड नहीं किया जा रहा है। वो काम तो बहुत कर रहा है लेकिन उसको वेजेस तो उतनी ही मिल रही है जितना एक दूसरे वर्कर को मिल रही है जो एक टेबल बना रहा है, ठीक है। तो ये इसका नुकसान है, क्योंकि यहाँ पे कोई अंतर नहीं किया जाता है एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर के बीच में। तो इसलिए देयर इज अ डिसकंटेनमेंट अमंग द एफिशिएंट वर्कर। जो अच्छा काम कर रहा है वो डीमोटिवेटेड फील करेगा, डिससेटिस्फाइड फील करेगा, क्योंकि वो जितना काम कर रहा है उसके बदले में उसे प्रॉपर वेजेस नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये हो गया पहला एडवांटेज, पहला डिसएडवांटेज। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? ये अगर टाइम वेज सिस्टम किसी फैक्ट्री में फॉलो होता है ना, तो वर्कर्स थोड़े से लेजी हो जाते हैं और डल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें वो अगर फैक्ट्री आए हैं, 8 घंटा अगर फैक्ट्री में है तो उनकी वेजेस फिक्स है, तो वो वर्क को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है
वो ये है कि जो वर्कर है वो टाइम को मतलब टाइम क्या लीजिए टाइम को खींचना शुरू कर देते हैं, वर्क को खींचना शुरू कर देते हैं। जो काम 8 घंटे में हो सकता है उस काम को वो लिंगर ऑन करके 10 घंटे 15 घंटे में करेंगे, ठीक है? ताकि उनकी वेजेस ज़्यादा बने, ताकि उनकी अर्निंग ज़्यादा बने। तो ये चीज़ भी देखने में आई है, ठीक है? तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। एक और डिसएडवांटेज इस मेथड का ये है कि देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ क्लोज सुपरविजन। ठीक है, जितने भी कारपेंटर काम कर रहे हैं आपकी फैक्ट्री में, जिनको आप घंटे के हिसाब से या पर डे के हिसाब से वेजेस दे रहे हैं ना, उनके ऊपर आपको एक सुपरवाइजर बिठाना पड़ेगा, एक सुपरवाइजर रखना पड़ेगा जो उनके काम को मॉनिटर करता रहे। वरना वर्कर शायद काम ना करें ढंग से, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो फैक्ट्री में आए हैं और 8 घंटे फैक्ट्री में है, काम करें चाहे ना करें, थोड़ा बहुत काम करें बट उनकी वेजेस आर फिक्स। तो इस मेथड का एक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको एक सुपरवाइजर ऊपर रखना पड़ता है। जो भी लेबर्स हैं उनके ऊपर आपको एक क्लोज सुपरविजन बनाए रखना होता है। तो दिस इज द नेक्स्ट डिसएडवांटेज। चलिए अगला मेथड देखते हैं, पीस वेज सिस्टम। पीस वेज सिस्टम यानी ये वो वेज सिस्टम है जहां पे पीस के बेसिस पे, आउटपुट के बेसिस पे, प्रोडक्शन के बेसिस पे जहां पे वेजेस मिले, दैट इज कॉल्ड पीस वेज सिस्टम। ठीक है, जहां पे अकॉर्डिंग टू वर्क डन, लेबर ने कितना काम किया है उसके बेसिस पे जब उसको वेजेस दी जाए तो उसको कहा जाएगा पीस वेज सिस्टम। यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि लेबर ने कितने घंटे काम किया है, वो फैक्ट्री में कितने देर था और कितने घंटे काम किया है, ये मैटर नहीं करता। उसने आउटपुट कितना प्रोड्यूस किया है, ठीक है, उसने आर्टिकल कितने बनाए हैं, उसने कितनी कमोडिटी बनाई है, उसने कितने पीसेस बनाए हैं, ये मैटर करता है। ठीक है, यहाँ पे जो रेट फिक्स किया जाता है दैट इज अकॉर्डिंग टू द आउटपुट। उसने कितना यूनिट बनाए हैं, ठीक है, उसने एक दिन में 2 टेबल चेयर बनाए कि 3 टेबल चेयर बनाए, उसके बेसिस पे उसकी रेट फिक्स होता है। ठीक है, तो दैट इज पीस रेट सिस्टम। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग अर्निंग कैसे कैलकुलेट की जाती है, यहाँ पे रेट फिक्स किया जाता है पर यूनिट। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि एक टेबल बनाने का लेबर को मिलेगा 100 रुपए, एग्जाम्पल है ये केवल। एक टेबल बनाने का लेबर जो आपने कारपेंटर रखा अपनी फैक्ट्री में, एक टेबल बनाने का 100 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो दैट इज रेट पर यूनिट, 100 रुपए मिलेगा। ठीक है, और यूनिट कंप्लीटेड, एक वर्कर है जिसने 2 यूनिट्स बनाई है, 2 टेबल बनाई है एक दिन के, तो उसकी वेजेस कितनी हो जाएगी, 200 रुपए। लेकिन वही एक दूसरा वर्कर था जो एक दिन का केवल एक टेबल बना पाया, तो उसकी वेजेस कितनी हो जाएगी, 100 रुपए। ठीक है, तो दिस इज पीस रेट सिस्टम जहाँ पे लेबर को वेजेस दी जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। अब ये जो मेथड है इसका भी कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान हैं, देख लेते हैं पहले इसके एडवांटेज क्या हैं। सबसे पहला इसका फायदा क्या है, यहाँ पे हम ये वो सिस्टम है जिसमें रिकॉग्नाइज किया जाता है मेरिट्स एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। ये वो मेथड है जिस मेथड में जो इफिशिएंट वर्कर है और जो इनएफिशिएंट वर्कर है उनके बीच में आप क्लियरली डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। कौन वर्कर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन वर्कर टाइम पास कर रहा है, कम परफॉर्म कर रहा है, उसके बीच में आप क्लियरली डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो मेथड है ना दैट इज मोर इक्विटेबल, ये ज्यादा जस्टिफाइड मेथड है, क्योंकि यहाँ पे जो इफिशिएंट वर्कर है ना उसको उसके काम के बदले में रिवॉर्ड भी मिल रहा है। अगर वो जो कारपेंटर है जो 2 टेबल चेयर बना रहा है तो उसके बदले में वो 200 रुपए भी तो मिल रहे हैं उसे, और दूसरा कारपेंटर जो एक ही टेबल बना रहा है एक दिन का, उसको 100 रुपए मिल रहे हैं। तो जो इफिशिएंट वर्कर है उसके काम को प्रॉपरली रिवॉर्ड भी किया जा रहा है, तो दिस इज द बेनिफिट। ठीक है, और इससे एक मोटिवेशन भी मिलता है, जो वर्कर है वो इंड्यूस होता है टू वर्क हार्ड, वर्कर और मोटिवेटेड होता है कि वो और अच्छा काम करे। ठीक है, तो ये चीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है, वर्कर के लिए भी अच्छा है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों अच्छा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपकी फैक्ट्री में और ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ये अच्छी बात है। और वर्कर के लिए भी फायदा है, वर्कर टू आर बेनिफिटेड, वर्कर्स के लिए भी अच्छा है क्योंकि अब उसकी जो वेजेस है वो बढ़ जाएगी। वो उसे अब क्या मिलेगा, अब उसे 200 रुपए मिलेगा क्योंकि उसने 2 टेबल बनाई है। आपकी फैक्ट्री का प्रोडक्शन भी बढ़ गया और वर्कर को वेजेस भी ज्यादा मिल गई, तो ये दोनों का ही फायदा हो गया। तो ये एडवांटेज है इसका। अगला एक और एडवांटेज क्या है, यहाँ पे जो लेबर कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना होता है वो पर यूनिट या पर जॉब, तो यहाँ पे लेबर कॉस्ट कैलकुलेट जो होता है ना दैट इज मोर एक्यूरेट, वो ज्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि यहाँ पे टोटल लेबर कॉस्ट पर यूनिट या पर जॉब आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए लेबर ने जितने यूनिट बनाया आपने उसके हिसाब से उसको वेजेस दी,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर पर यूनिट लेबर कॉस्ट आपको निकालना हो तो ये ज़्यादा आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जो टाइम वेज सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पे घंटे के हिसाब से या डेज के हिसाब से वेजेस दे रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आपको टोटल लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकालना हो ना, तो वो एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं होती है। ठीक है। चलिए, अब इस मेथड के कुछ नुकसान भी हैं। क्या नुकसान है? क्योंकि यहाँ पर पीस के हिसाब से, आउटपुट के हिसाब से वेजेस मिलनी है, तो नो प्रिकॉशन इज टेकन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे वर्कर जो है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे, बस जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि ताकि उन्हें ज्यादा वेजेस मिल सके। वो ज्यादा से ज्यादा फर्नीचर बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा टेबल बनाएंगे, और वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हैम्पर हो सकती है इस चीज में। ठीक है। अगर ज्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे, एक लिमिट के ऊपर करेंगे, तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी खराब हो सकती है। तो ये पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज है कि क्योंकि वर्कर बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि वर्कर जो भी टूल है, जो भी इक्विपमेंट है, उसको रफली हैंडल करें, केयरलेसली हैंडल करें, मशीनरी से केयरलेसली काम करें। तो इससे क्या हो सकता है? एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, और इससे मशीनरी खराब भी हो सकती है। इससे जो फैक्ट्री है उसका नुकसान हो सकता है। ठीक है। और ये वर्कर के लिए भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इट इज इंजूरियस टू हेल्थ ऑफ वर्कर। ये वर्कर के लिए भी खराब बात है। कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, वर्कर इंजर्ड हो गया, ठीक है, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये वर्कर के लिए भी अच्छा नहीं है कि वो बहुत जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करे। बट वर्कर, क्योंकि यहाँ पे पीस रेट सिस्टम है, आउटपुट के बेसिस पे यहाँ पे वेजेस मिलनी है, तो वर्कर कोशिश करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे। उसमें थोड़ा-सा उसकी सेहत को भी नुकसान हो सकता है, और ऑर्गेनाइजेशन की मशीनरी क्योंकि केयरलेसली हैंडल होगी, तो वो भी खराब हो सकती है। ठीक है? चलिए, अगला जो डिसएडवांटेज है इस मेथड का, दैट इज नो गारंटी इज गिवन फॉर डेज वेजेस। क्योंकि यहाँ पे आउटपुट के बेसिस पे वेजेस मिलनी है, इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि वर्कर आज आया है काम पे, 8 घंटा उसने काम भी किया, बट सपोज करिए वो थोड़ा सा स्लो वर्कर है, उसने धीमे काम किया, आज वो पूरा टेबल चेयर फिनिश नहीं कर पाया। वो टेबल, सपोज करिए जो बनानी थी टेबल उसे आज, जो कारपेंटर था उसे जो टेबल आज बनानी थी, सपोज करिए किसी भी रीजन से वो आज टेबल फिनिश नहीं कर पाया, तो देयर इज नो वेजेस, उसको कोई वेजेस आज का नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये जो मेथड है, इसमें कोई गारंटी नहीं है डेज वेजेस की। अगर वर्कर ने वो काम फिनिश किया तब उसे वेजेस मिलेगी, अगर नहीं फिनिश किया तो नहीं मिलेगी। तो ये नुकसान है इस मेथड का। अगला, लास्ट एक और नुकसान क्या है? देयर इज अ डिससैटिस्फैक्शन अमंग द वर्कर हु वर्क स्लोली एंड ग्रेजुअली। वो वर्कर जो धीमे धीमे काम करता है, उसके मन में क्या आएगा? डिससैटिस्फैक्शन आएगा, क्योंकि उसके साथ के जो वर्कर है वो शायद तेजी से काम कर रहे हैं और वो ज्यादा अर्न कर रहे हैं। बट सपोज करिए एक वर्कर है जो थोड़ा सा धीमे काम करता है, ठीक है, बट वो नहीं अपने काम को फिनिश कर पा रहा है पर डे, तो उसकी वेजेस क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। तो उससे उसके मन में क्या होगा? डिससैटिस्फैक्शन होगा। ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा नुकसान है। नेक्स्ट, जो तीसरा मेथड है, दैट इज बैलेंस ऑफ डेप्ट सिस्टम। ठीक है। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है बैलेंस। बैलेंस मतलब अभी जो हमने पहला और जो दूसरा मेथड पढ़ा है, टाइम वेज सिस्टम और पीस वेज सिस्टम, उन दोनों ही मेथड के बीच में क्या है? कुछ बैलेंस बनाता हुआ ये तीसरा मेथड है। कुछ नाम से तो यही समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं इस मेथड में क्या बताया गया है। इस मेथड में ये कहा गया है कि जो वर्कर है उसको पे किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। ठीक है। वर्कर जितने यूनिट प्रोड्यूस करता है उसके बेसिस पे उसको वेजेस पे की जाएगी। लेकिन लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाई है। बट इफ ऑन सम अकेजन, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि कुछ अकेजन पे जो वर्कर है उसकी अर्निंग पीस रेट के हिसाब से कम आ रही है और टाइम रेट के हिसाब से अगर उसकी वेजेस जो है वो ज्यादा आ रही है। ध्यान से समझिएगा। अगर ऐसा हुआ कि वर्कर की जो पीस रेट के हिसाब से जो वेजेस आ रही है कैलकुलेट करके, वो अगर कम आ रही है और टाइम वेज के हिसाब से ज्यादा आ रही है, तो उस केस में वर्कर विल बी पेड अकॉर्डिंग टू टाइम रेट। उस केस में वर्कर को टाइम रेट के हिसाब से वेजेस पे की जाएंगी। ठीक है। ये बात समझ में आई। और फ्यूचर में यहाँ पे फिर एक और कंडीशन है कि फ्यूचर में ये जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट की जा रही है, यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा पे किया गया है, फ्यूचर में इस एक्स्ट्रा पे को रिकवर किया जा सकता है। इट कैन बी रिकवर, ये रिकवर किया जा सकता है अगर पीस रेट के हिसाब से जो वेजेस आई है वो अगर ज्यादा हुई टाइम वेज के हिसाब से। ठीक है।
ये बात समझ में आई? चलिए एग्जाम्पल से बताती हूँ, तब थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। सपोज करिए एक वर्कर है, उसकी जो वेजेस आई है दैट इज पीस रेट के हिसाब से आया, सपोज करिए 20 रुपए। ठीक है, हमने कैलकुलेट किया जो वर्कर है उसका पीस रेट के हिसाब से, पीस रेट के हिसाब से जो वेजेस आई दैट इज 20 रुपीज, और जो टाइम रेट के हिसाब से जो वेजेस आई वो आई 24 रुपीज। ठीक है, टाइम वेज के हिसाब से वर्कर की वेजेस आई 4 रुपीज और पीस वेज के हिसाब से वर्कर की वेजेस आई 20 रुपीज। तो बैलेंस ऑफ डेब्ट सिस्टम क्या कहता है कि वर्कर को वैसे तो पे किया जाएगा पीस वेज के हिसाब से, ठीक है, कितना आउटपुट प्रोड्यूस करता है इसके हिसाब से वेजेस दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर तो वेजेस फिर 20 रुपीज मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाई है कि अगर पीस रेट जो सिस्टम है उसमें अगर वेजेस कम आती हैं एज कंपेयर टू टाइम रेट, अगर पीस रेट में जो वेजेस कैलकुलेट हो रही है वो अगर कम है टाइम रेट से, तो उस केस में जो वेजेस दी जाएगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू टाइम रेट, टाइम रेट के हिसाब से दिया जाएगा, जो ज्यादा है टाइम रेट उसके हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्कर को वेजेस दी जाएगी दैट विल बी 24 रुपीज, वो 24 रुपीज दी जाएगी। और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा पे किया जा रहा है, 20 रुपए मिलना चाहिए था लेकिन दिया जा रहा है 24 रुपीज, यानी ये जो 4 रुपए एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं दिस कैन बी रिकवर्ड इन फ्यूचर। ये जो 4 रुपए एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं ये फ्यूचर में रिकवर किया जा सकता है। कब रिकवर किया जाएगा? जब पीस रेट के हिसाब से जो वेजेस है वो जब ज्यादा हो आएगा अगर किसी महीने टाइम रेट से, तो ये पैसा जो 4 रुपए यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए गए हैं, ठीक है, दैट विल बी रिकवर्ड, वो रिकवर कर लिया जाएगा। इसीलिए इसका जो नाम है यहाँ पे क्या यूज हुआ है, डेप्ट। डेप्ट मतलब कर्ज, उधार। ठीक है, ये जो 4 रुपए है ये ऑर्गेनाइजेशन एज अ उधार लेबर को दे रही है अभी, बट ये लेटर ऑन, ये बाद में रिकवर किया जाएगा। ठीक है, किया जा सकता है। तो दिस इज बैलेंस ऑफ डेब्ट सिस्टम। इस मेथड का फायदा क्या है? ये जो मेथड है इसका फायदा क्या है? इस मेथड का फायदा ये है कि वर्कर सपोज करिए स्लो भी काम करता है, अपने काम को लॉन्गर ड्यूरेशन में भी फिनिश करता है, फिर भी ही विल गेट अर्निंग। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है इट हेल्प द वर्कर टू अर्न मनी। ये जो मेथड है हेल्प करता है वर्कर को कि इस मेथड के अकॉर्डिंग वर्कर पैसे अर्न करेगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी पेमेंट नहीं मिल रहा है, वर्कर पैसा अर्न करेगा इवन व्हेन ही फिनिशेस अ वर्क इन लॉन्गर ड्यूरेशन। भले ही उसका काम लंबे समय में खत्म होता है, ठीक है, किसी भी रीजन से लंबे समय में खत्म होता है, लेकिन फिर भी ही विल अर्न मनी। ठीक है, तो दिस इज बैलेंस ऑफ डेब्ट सिस्टम। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड मेथड। ये दोनों ही मेथड का कॉम्बिनेशन है, दोनों ही मेथड के बीच में बैलेंस बनाता हुआ ये मेथड है, इसीलिए इसका नाम है बैलेंस ऑफ डेप्ट सिस्टम। ठीक है, और डेप्ट वर्ड क्यों यूज हुआ है? क्योंकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पे किया जा रहा है उसे, यहाँ पे जो 4 रुपए एक्स्ट्रा पे किए गए हैं दिस इज गिवन हिम एज अ डेप्ट, ये एक उधार की तरह दिया गया है जो बाद में रिकवर किया जाएगा। राइट, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं तो हमें और अच्छे समझ में आएगा। अ वर्कर इज पेड ₹2 पर यूनिट फॉर द यूनिट प्रोड्यूस बाय हिम। ठीक है, एक वर्कर है, इसको 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट मिल रहा है जितने भी यूनिट वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हिज आवरली वेज रेट हैज बीन फिक्स्ड एट ₹3 पर आवर। उसको घंटे के हिसाब से भी वेजेस उसकी फिक्स की गई हैं 3 रुपए पर आवर के बेसिस पे। ठीक है, उसे घंटे के हिसाब से भी उसको आवरली रेट उसका फिक्स किया गया है। ठीक है, अगर वो यूनिट प्रोड्यूस करता है यूनिट के हिसाब से 2 रुपए पर यूनिट मिलना है, और घंटे के हिसाब से अगर पेमेंट होता है तो 3 रुपए पर आवर के बेसिस पे उसे पे किया जाता है। ठीक है, उसके जो वर्किंग डे में जो नंबर ऑफ आवर है दैट इज 8 आवर, वो एक दिन में 8 घंटे काम करता है। ठीक है, एंड द वर्कर हैज प्रोड्यूस 10 यूनिट्स। जो वर्कर है उसने उस दिन 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और वो 8 घंटे काम करता है। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द वेजेस ऑफ वर्कर। आपको वर्कर की वेज कैलकुलेट करनी है तीनों मेथड से, टाइम वेज सिस्टम, पीस वेज सिस्टम और बैलेंस ऑफ डेब्ट सिस्टम। तीनों मेथड से आपको वर्कर की वेजेस कैलकुलेट करनी है, इसीलिए यहाँ पे पर यूनिट का भी रेट दिया है, पर आवर का भी रेट दिया है, कितने घंटे काम करता है और कितने यूनिट प्रोड्यूस करता है, सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको दी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। बहुत आसान है वैसे ये। टाइम वेज सिस्टम के हिसाब से अगर आपको वेजेस कैलकुलेट करनी है तो आप जानते हैं कितने घंटे काम किया और 1 घंटे का क्या रेट था, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 घंटे काम किया, 3 रुपए पर घंटे के हिसाब से मिलना था, तो उसकी वेजेस कितनी आई? 24 रुपए। ठीक है, और अगर पीस वेज सिस्टम यूज करते हैं तब कितने पीस उसने बनाए और रेट पर पीस क्या था,
उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसने कितने पीसेस बनाए, क्वेश्चन में दिया है ना 10 पीसेस, 10 यूनिट उसने बनाए हैं और 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट होनी है। ठीक है, तो यानी उसकी पेमेंट कितनी बनी, 20 रुपए बनी। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग 24 रुपए बनी, टाइम वेज के हिसाब से 24 रुपए बनी, और अगर पीस वेज यूज होता है तो कितना बना, 20 रुपए उसकी वेजेस बनी। लेकिन अगर बैलेंस ऑफ डेब्ट सिस्टम यूज होता है, आपने अपनी फैक्ट्री में बैलेंस ऑफ डेब्ट सिस्टम अगर यूज कर रखा है, तो इसकी वेजेस कितनी बनेगी। तो हम जानते हैं बैलेंस ऑफ डेब्ट सिस्टम में क्या होता है, सिंस द टाइम वेजेस ऑफ द वर्कर आर हायर देन पीस वेज सिस्टम, बैलेंस ऑफ डेब्ट सिस्टम क्या कहता है कि वैसे तो पीस वेज के हिसाब से पेमेंट मिलेगी, जो पेमेंट है वो पीस वेज के हिसाब से मिलेगी, यानी 20 रुपए मिलना चाहिए था। लेकिन क्योंकि पीस वेज के हिसाब से जो वेजेस है वो कम है एज कंपेयर टू टाइम वेज सिस्टम, जो पीस वेज के हिसाब से कितना मिल रहा है, 20 रुपए मिलेगा, टाइम वेज के हिसाब से कितना मिलेगा, 24 रुपए मिलेगा। तो क्योंकि पीस वेज के हिसाब से वेजेस कम आ रही हैं, इसलिए वर्कर को जो पेमेंट होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू टाइम वेज। ये देखिए, ही विल बी पेड अकॉर्डिंग टू टाइम वेज, इसलिए उसे 24 रुपए मिलेगा। ठीक है, और ये जो 4 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये जो 20 रुपए मिलना चाहिए था लेकिन 24 रुपए दिया जाएगा, ये जो 4 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, दिस विल बी टेकन एज डेब्ट। अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया था ना, ये एक उधार की तरह, एक कर्ज की तरह वर्कर को दिया जाएगा, जो वर्कर बाद में रिटर्न करेगा फर्म को। ठीक है, एंड इट विल बी रिकवरेबल, लिखा है ना, इट विल बी रिकवरेबल, ये रिकवर किया जाएगा जब भी आगे चल के वर्कर की पीस वेज ज्यादा होगी टाइम वेज से। आगे चल के जब भी वर्कर का जो पीस वेज के अकॉर्डिंग जो वेजेस कैलकुलेट होगी वो अगर ज्यादा होगी टाइम वेज से, तब ये जो पैसा जो 4 रुपए एक्स्ट्रा वर्कर को दिया गया है दैट विल बी रिकवर्ड, वो रिकवर किया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंसेंटिव प्लान पढ़ेंगे। हम लोग रोवन प्रीमियम प्लान, हिलसी प्रीमियम प्लान, टेलर्स का एक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम था, और भी बहुत सारे प्लान है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस यू।